हाँ जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। आरपीएस पहले करनी है, बोलो। छेती छेती बोलो। आरपीएस वन डन है पूरी। टू देखो, कोई डाउट नहीं है। बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस आरपीएस थ्री। हाँ जी। एक से लेकर 14 तक कोई डाउट ही नहीं है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीकेबी अमंग द फॉलोइंग इन एक्वस मीडियम। इथाइल चल रहा है ना, तो 2 1 2 3 1 0, ये था आपके पास ऑर्डर ऑफ केबी। इसका उल्टा कर दें, 0 1 3 2, ये ऑर्डर हो गया आपके पास पीकेबी। जीरो का मतलब अमोनिया शुड बी ऑन टॉप, तो पहला वाला सबसे टॉप पे कहाँ दिखा रखा है उसने, ये 2310 है ना, 2310, ठीक है। और केबी का ऑर्डर डिक्रीजिंग हो गया, और ये आपके पास पीकेबी का हाईएस्ट पीकेबी किसका होएगा भाई। वन इसमें ऑप्शन में भी दिखाई नहीं रखा। और थर्ड का मतलब था इथाइल, और ये हो गया टर्शरी, और ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया प्राइमरी। ये तो मुझे लग रहा है केबी का ऑर्डर दे रखा है इसमें। काटो फिर पी इसका। हम्म, इसका पी काटो, पी के बी की जगह केबी का ऑर्डर कर लो, ठीक है। एक सेकंड। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ इन नॉन पोलर कह रहे हैं ना, तो नॉन पोलर में तो टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी चलेगा सीधा सीधा। तो सबसे टॉप पे तुम्हारा सेकेंडरी जाना है, टर्शरी है नहीं, वो भी एलिफेटिक वाला। उसके बाद तुम्हारा प्राइमरी 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 जाना है। उसके बाद तुम्हारे पास ये बेंजाइल वाला जाना है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव इंडक्शन लग ही रहा है। उसके बाद तुम्हारा अमोनिया जाना है। लास्ट में तुम्हारा एनिलीन जाना है। यहाँ रेजोनेंस लग गया, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पॉजिटिव इंडक्शन है। और खतरनाक वाला पॉजिटिव इंडक्शन कहाँ पर चल रहा है, सेकेंडरी में। बोलो भाई। अगले वाला तो आता ही है तुम्हें, बेंजीन एनिलीन सबसे लास्ट में जाएगा बस। और उसका अगला भी तुम्हें आता है, इसमें भी एनिलीन सबसे लास्ट में जाएगा। चलो जी। आरपीएस थ्री में देखो डाउट है तो इसका फिफ्थ में थर्ड है ही नहीं, आरपीएस थ्री की बात कर रहा है ना, या फोर। पांचवें का तीसरा, पांचवें के तीसरे में ए पे एजीसीएन, बी बन गया, फिर एचसीएल, सी बन गया, एच2NO सेकेंडरी बन गया। तो पक्का इस जगह पे कोई ना कोई सेकेंडरी अमाइन है, पक्का यहाँ ना कोई ना कोई आइसोसाइनेट है, ठीक है ना। क्योंकि ये सेकेंडरी अमाइन तो है, कैरी फॉरवर्ड हो ही जाएगा, एन पे एनओ है ना, एन पे एनओ है, पक्का यहाँ कोई सेकेंडरी अमाइन है इस टाइप से। और सेकेंडरी अमाइन बनाने के लिए आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर भी चाहिए होगा ना। और ये क्या लिख दिया मैंने, एक सेकंड में गलती कर गया थोड़ी सी। हमें क्या चाहिए, मिथाइल एन, मिथाइल और ये एन, मैं यहाँ गलत लिख दिया ना, तो इसका मतलब ये एन मिथाइल ये चाहिए हमें सेकेंडरी अमाइन।
तो पक्की बात है कि इस जगह पे CH3N और C, ये सेकेंडरी मैन इसके रिडक्शन से बच जाएगा। और अब तो पक्का हो गया कि CH3 हेलाइड है इस जगह पे कोई। अब अपनी एल्काइल हेलाइड से लेकर यहाँ तक याद करो, CH3X पे AgCN का रिएक्शन हुआ, CH3NC बना, CH3NC का रिडक्शन कराया तो आपके पास सेकेंडरी माइन बना, सेकेंडरी माइन पे HNO का रिएक्शन हुआ तो ये आपका ऑयली लिक्विड बन गया। बोलना। चलो, कौन सा? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A gives on reduction another compound B, C2H7N. The reaction of nitrous acid, the reaction of nitrous acid HNO on B evolves nitrogen and gives another compound C2H6O. ये तो या तो ईथर है या एल्कोहल है। द कंपाउंड C गिव्स एसिटिक एसिड, तो पक्का अब तो एल्कोहल ही है। ऑन ऑक्सीडेशन, तो यहां आपने कोई एल्कोहल लिख दिया, यहां आपने कोई ना कोई प्राइमरी अमाइन लिख दिया, क्योंकि प्राइमरी अमाइन पे HNO2 की रिएक्शन के बाद आपको एल्कोहल मिलते हैं ना कार्बोटेन बन के। और ए से बी कैसे बना हुआ है? रिडक्शन से। तो रिडक्शन रिडक्शन साइनो का ही हो सकता है, और तो किसका होएगा? लो भाई, तो सबसे पहले साइनो चार ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, इसकी जगह पे हम क्या लिख देते हैं? CH3CH2NO2। तो नाइट्रोएल्केन से इथाइलमाइन से इथेनॉल, पहला आंसर आ जाएगा नोवे का। एक्चुअल में अगर वहां ऑप्शन में आपके पास साइनाइड भी होता ना तो भी आंसर आ सकता था। अगर ए साइनाइड होता ना, वो भी रिडक्शन से आपको प्राइमरी अमाइन ही देगा ना, तो वो भी हो सकता था चांस। और देखो, हाउ एनिलीन कैन बी कन्वर्टेड बाय इफिशिएंट, है पक्का? हाउ एनिलीन कैन बी कन्वर्टेड बाय इफिशिएंट प्रोसीजर लिखा है कि क्या लिखा है ये? प्रोसीजर टू मोनो नाइट्रो डेरिवेटिव। हाउ एनिलीन कैन बी कन्वर्टेड बाय इफिशिएंट प्रोसीजर टू, ये एनिलीन लिख दिया। मोनो नाइट्रो तो पहले एसिटाइलेशन करवा दो ना, इसका प्रोटेक्शन करा दो। वैसे तो आज होना ही है क्लास में, लेकिन फिर भी आप जितना पुराना नॉलेज रखते हो तो उस बेसिस पे काम कर भी सकते हो। yes. एक सेकंड रुकना, मेरी ना ये अनप्लग हो गया, एक सेकंड। हाँ भी, तो सबसे पहले क्या करा दो? इसका एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन से ये भाई साहब किस में कन्वर्ट हो गए? एसिड एनिलाइड में। एसिड एनिलाइड का मतलब क्या हुआ? एसिड एनिलाइड का मतलब ये हुआ कि भाई साहब अब प्रोटेक्टेड हो चुके हैं, है ना? अच्छा जी, अब क्या करना है? एनिलीन डाइमिथाइल एनिलीन एसिड एनिलाइड, सीधा सीधा आंसर आ गया इसमें तो। कभी नाइट्रेशन करा दो, ऑर्थो पैर आ गया, हाइड्रोलाइज करके ऑर्थो लगा जाएगा। बारह तेरह, अभी आपके बच्चे में 5 और 6 नंबर ना, ये 5 नंबर हो गया, 5 हो सकता है, पूछो।
ये वैसे आज आना है। एक्चुअली में क्या होएगा, एक बेस और एक एसिड आपस में रिएक्शन करके ना सोल्ट बना लेंगे, NH3+HSO4। ठीक है, ये एनिलीन और H2SO4 रिएक्शन करके बना लेंगे एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये जो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट है ना बच्चे, इसको 180 डिग्री पे जब रिफ्लक्स कर रहे हो तो फिर ये आपको आपका आंसर दे देगा। क्लियर? पहले तो ये आ ही गया, इसका ऑप्शन तो पहला मैच कर ही गया। उसके बाद आप इससे बना लोगे वही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव में 180 डिग्री पे पैरा वाला आ जाएगा। याद करो फिनोल में भी ऐसा काम हुआ था एक बार ना। फिनोल में अगर लो टेम्परेचर हो तो ऑर्थो आता है, और हाई टेम्परेचर हो तो पैरा पे चले जाते हो। अब जैसे ही पैरा बना, देखो ये NH2 है, ये SO3H है, इससे ना ज्विटर बन जाएगा। ज्विटर, ज्विटर कब बनता है? व्हेन वी हैव एसिड एज वेल एज बेस। तो ये वैसे आज आएगा, लेकिन तुम्हें समझ में आ गया होगा कि पहले एसिड बेस रिएक्शन होकर सोल्ट बन गया, सोल्ट का रिफ्लक्स कराया 180 डिग्री पे, आप उसको गर्म करते रहे, गर्म करते रहे, गर्म करते रहे, फिर ये अपने आप को ऑर्थो पैरा में से पैरा मेजर दे गया, और पैरा मेजर देते ही ये फिर इसका ज्विटर बन गया, क्योंकि इसमें एसिड भी पड़ा था, बेस भी पड़ा था। ज्विटर कब बनता है? जब एक ही स्ट्रक्चर में एसिड भी और बेस भी हो। ठीक है, और देखो 10वां क्या कह रहा है? इन क्लोरोबेंजीन, जी क्लोरोबेंजीन नॉन एक्वस मीडियम, द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन। नॉन एक्वस है तो 3:1 ही होता है ऑलवेज। क्लोरोबेंजीन सोलवेंट है तो उसमें तो कोई पंगा है ही नहीं, 3:1 ही होगा ऑलवेज। 3 डिग्री अमाइन डू नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग, अभी आना है सेपरेशन, मोस्ट प्रोबेबली आज हम खत्म कर देंगे इसको। हिंसबर्ग रिएजेंट इसको बोलते हैं, जिसके पास भी H होता है ना बच्चे, जैसे प्राइमरी अमाइन के पास H है, सेकेंडरी अमाइन के पास H है, वो तो इससे रिएक्शन कर लेंगे। टर्शरी के पास H नहीं है, दैट्स वाई रिएक्शन नहीं कर पाएगा, वो आज आएगा। हिंसबर्ग इज अ मेथड टू सेपरेट आउट द 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस। और थर्ड तुम्हें पता ही है, 1 डिग्री अमाइन और रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड HgCl2 गिव्स ब्लैक PP2। बाद में जो HGS आता है ना, HGS, ये ब्लैक है, और HgI2 हो ना तो वो रेड है। लिख लो कई साइड में बड़ा बड़ा, HGS ब्लैक है। हमने वो मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन की थी ना ये वाला HGS मैंने नोट्स में डाल लो। क्यों जी? 6 नंबर आरपीएस बच गई ना बस। अब क्या कर रहे हो? भूख, रोटी नहीं खाई? ओए, खा लो फिर। ओए आयुष, आयुष तो क्लास में आता ही नहीं है। चलो, जहां से शुरू करना तुम्हें बोलना पड़ेगा यार। इतने सारे NS पे, इतने सारे NS पे, इसका बेसिक स्ट्रेंथ तो वैसे भी खतरनाक हो जाएगा। इसका बेसिक बस ये कि थोड़ा बहुत पंगा क्या है, इसके साथ रेजोनेंस है, कुछ भी हो, लेकिन 3-3 नाइट्रोजन है, और अगर किसी एक पे प्लस आ रहा दूसरे पे माइनस भी तो आ रहा है, तो एक अच्छा एक्सेप्टर का रोल कर सकता है। अगर ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम थी तो इसका सोल्यूशन है हमारे पास। ऑलवेज इसमें 2 एक्सेप्टर बने हुए हैं, बाकी जो BCD है उसमें D तो बेचारा निकम्मा बन गया, क्योंकि इसके अंदर क्या लग गया? नेगेटिव इंडक्शन। तो अब सोचो सबसे बेस्ट वाला कौन है, जिसमें ज्यादा N डोनर है। तो A 3 जगहों पे टॉप पे है। उसके बाद उसने कहा जी एक्वस मीडियम, तो आपको एक कोड बताया था 2130 तो C B से ऊपर है, CB से ऊपर है, और CB से ऊपर सिर्फ एक ही जगह पर है, दूसरे में। बोलो जी, और बात।
3.1 से लेकर 3.5 तक कोई डाउट? वीकेस्ट पूछ रहा है तो नेगेटिव इंडक्शन काम कर रहा होगा। वीकेस्ट पूछ रहा है तो नेगेटिव इंडक्शन काम कर रहा होगा। वीकेस्ट पूछ रहा है तो नेगेटिव इंडक्शन काम कर रहा होगा। मुझे दो पे ही शक जा रहा है, एक तो नाइट्रो मिथेनामाइन, एक मेरा शक थोड़ा सा इस पे जा रहा है क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो गया है, और तुम्हारा शक भी इस पे जाना चाहिए। तो रेजोनेंस होने से नाइट्रोजन का लोन पेयर की डेंसिटी और प्लस आ गया उस पे, तो मेरी नजर में अभी फोर्थ वीक हो गया है। समझ में आ गया कि वैसे ही एसेस करे आगे। चलो आगे देखो। 3.7 में थोड़ा सा दिमाग ही लगाना था, पॉजिटिव इंडक्शन लग रहा है फर्स्ट वाले में। sp2 सॉरी sp3 sp3 पॉजिटिव इंडक्शन 2 डिग्री हो रहा है। तो मेरे पास अभी तक में फर्स्ट फर्स्ट पे ही है, अभी तक फर्स्ट पे ही है, मतलब टॉप है। उसके बाद मेरे को मिल गया 2, 3 एंड 4, तो साफ साफ है। अगर आपने कभी एरोमेटिसिटी पढ़ी हो, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो और एरोमेटिसिटी सेक्सटेट कंप्लीट करने में, 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने में बिजी हो गया, तो हम मारे गए। तो फर्स्ट पे और फोर्थ पे ही है, तो जहां फर्स्ट पे और फोर्थ पे वो तुम्हारा आंसर है। अब बीच में तुम्हें जिससे से शक हो रहा है, जिससे सेकंड है, अब सेकंड का वैसे आंसर तो मिल ही गया अगर पता चल गया हो तो। इसका कंपैरिजन जब मैं इसके साथ कर रहा हूं, तो भाई यहाँ sp3 है या sp2 है, तो भी इसका जो रेजोनेंस है, सॉरी इसका जो इंडक्शन माइनस लग रहा है उससे वीक हो गया। तो आपका पिरिडीन, इसका नाम है पिरिडीन, इसका नाम है पायरोल। तो पायरोल पे तो लोन पेयर ही बेचारा कहाँ चला गया, एरोमेटिसिटी में, अगर आपको बात समझ में आ रही है तो। बेंजीन रिंग, सॉरी हाई मेंबर्ड रिंग के अंदर अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, उसको एरोमेटिक बनाने में ना उनके लोन पेयर यूज आ रहे हैं, अगला 3.8 भी तो हो ही जाएगा, पढ़ के देखो ना, ऊपर भी समझाया जो 3.6 3.7 उसी 3.8 हो रहा है। जिसपे NH2 लगा है पहले वाले में रेजोनेंस में चला गया, दूसरे वाले में रेजोनेंस की जगह पे पॉजिटिव इंडक्शन हो गया, तीसरे वाले में रेजोनेंस में चला गया, चौथे वाले में भी रेजोनेंस में चला गया। भाई इसको बना बना के देखोगे तो खुद ही अक्ल आ जाएगी। आपने एक्चुअल में ना देखा और सोचा, बना के तो देखा ही नहीं, कैसे समझ में आता। ये इसी का तो NH2 वाला पार्ट ही हुआ, लोन पे रेजोनेंस में चला गया। तो अब तक जहां रेजोनेंस नहीं हुआ वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो गया। कौन सा वाला? सेकंड। बाकी तो सब रेजोनेंस में जा ही रहे। इसी यहाँ पे 3.9 दिमाग लगा के देखो ऊपर यार, 3.6 3.7 3.8 मर्ज तो करो तीनों को, उससे 3.9, नहीं तो मेरे समझाने का फायदा ही नहीं है ऊपर के तीनों क्वेश्चन। 3.9 अभी सोचो, मैं आपको 1 मिनट का स्पेस दे रहा हूं। सेकंड वाले में एरोमेटिसिटी कंप्लीट करने में लोन पेयर गया, तो इसका बेसिक नेचर सबसे कम हो गया, और कम होती इसका पीकेबी सबसे टॉप पे आ गया। सेकंड शुड बी ऑन टॉप इन पीकेबी, सीधा सीधा आंसर आ गया। जिसका भी क्वेश्चन था, डोंट नो किसने पूछा। अब 3.10 देखो, 3.10 में पहले वाले में 2 नाइट्रोजन आ गए, 2 नाइट्रोजन, जबकि थर्ड में फोर्थ में, सॉरी सेकंड में थर्ड में फोर्थ में कहीं भी 2 नाइट्रोजन नहीं है, जबकि पांचवे में 3 नाइट्रोजन भरे पड़े हैं। तो पहले फर्स्ट को और फिफ्थ को लड़ाई करवाओ, साफ है फिफ्थ सबसे टॉप पे आएगा, उसके इमीडिएट बाद फर्स्ट आएगा। अब जब इन दोनों को बाहर कर दिया, अब सेकंड फोर्थ कंपेयर कर लो बस। सेकंड में नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस में चला गया, फोर्थ में पॉजिटिव इंडक्शन हो गया, तो कौन टॉप पे है? फोर्थ। आंसर कौन सा आ गया? बस इतना सा काम होता है, तुमने सोचा नहीं बात तो। अब एक बार
2 मिनट का स्पेस लो, 120 सेकेंड, 36, 37, 38, 39, 310 को वापिस सोचो एक बार। अब 3, 11, 12, 13, 14 आराम से हुई जाने। क्या 311 प्रॉब्लम है? 312 को भी थोड़ा बहुत एक्सपेंड करके लिखोगे, पहले में रेजोनेंस है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में है। तो पूछ रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, तो पता है बी सबसे टॉप पे आएगा। आंसर आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोल्यूबल इन एसिड? भाई जो बेस नहीं है। अब आपके पास NH2 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोल्यूबल इन एसिड? एसिड में एसिड से सीधे सीधे कौन रिएक्ट नहीं कर पा रहा? जो वीक टाइप का आपके पास क्या हो रहा है? बेस हो रहा है। तो भाई पहले वाले पे दो दो लोन पेयर पड़े हुए हैं, और इस वजह से ये बेस में घुल जाना है। NH2OH में दो दो लोन पेयर घुले, चाहे एन पे अटैक करे चाहे ओ पे, पता ही है कि एन पे पहले करेगा। हाइड्रोजोइक एसिड तो है ही स्ट्रॉन्ग एसिड, रेजोनेंस हो गया। तो आउट ऑफ दीज ऑल फोर, बेस्ट वाला वीक बेस कौन दिख रहा है? बेस्ट वाला वीक बेस स्टेरिक एंट्रेंस होगी ना। तो इट इज योर आंसर, क्योंकि स्टेरिक एंट्रेंस से नाइट्रोजन पे प्रोटॉन का अटैक थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और वैसे भी मिथाइल वाले में टर्शरी वाला तीसरे नंबर पे होता है। बोलो भाई। क्या कह रहा फोर्थ? क्या बात है, वाह। तो याद है एक बार मैंने बोला था तुम्हारी क्लास में कि बच्चे इसको चेंज करके ना अपनी तरफ से कर देंगे NH3, और फिर कहेंगे सर ने ना गलत लिख दिया, अब इसको ना सुधार दो, H3 कर दो, एक N कर दो, ये लो जी अमोनिया, वेरी गुड, और अपने पीठ पे थपकी दे देंगे, वेरी गुड, कितना अच्छा काम कर लिया तूने, अपने आप को ही बोल रहे हैं। हाइड्रोजिक एसिड है ये, वो जो तो श्मिट रिएक्शन में यूज हुआ था एसिड के साथ, और वहां मैंने वार्निंग दी थी पहले ही कि लोग इसको अमोनिया बना देंगे, और मैंने ये भी कहा था, ये आप ही लोगों ने सिखाया मेरे को कि हाइड्रोजिक एसिड को अमोनिया बना देंगे। बोलो भाई। 4-1 में कोई डाउट? हाँ, हाइड्रोजन के बच्चे, वो तो हो ही नहीं सकता ना। अच्छा, ये तो हाइड्रोजन एसिड है ना, ओए मैं गलती कर रहा हूँ। ओए ओए ओए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाइड्रोजन एसिड है ना वो, हाउ द एसिड डिसॉल्व इन एसिड, मेरी गलती है, मेरी गलती है, एक्सेप्ट इट, मेरी गलती है। पहला बेस है, दूसरा बेस है, तीसरा वीक बेस है, चौथे वाला तो है ही एसिड, हाइड्रोजन एसिड, है ना, मेरी गलती। मैं बोल भी उसको एसिड एसिड रहा हूँ, और एसिड में भूलना है। तो हाउ हाउ द एसिड डिसॉल्व्स इन एसिड, ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी गलती, माय मिस्टेक, एग्जैक्टली माय मिस्टेक। हाँ जी, 4-6, ये तो सोखा सा नहीं है। देख ऐसे लिखो, CH3CO NH2, फिर इसके अंदर ना टोटोमेरिज्म करवा दो, तुम भूल गए शायद, ये बात हुई थी आपसे एक बार। टोटोमेरिज्म कराना है, CH3, यहाँ OH आ गया, डबल बॉन्ड NH आ गया। अब जैसे ही तुम इसको हीट करोगे, पानी निकल जाएगा, और CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इथेन नाइट्राइल, एसिटोनाइट्राइल, मिथाइल साइनाइड, जो ठीक लगता हो। सेकंड आंसर इज गुड। P2O5 इज वेरी वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, P2O5। P2O5 बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। आगे देखना, amine N oxidizes isopropyl amine undergoes oxidation in the presence of KMnO4 to form
आइसो, ये तो टर्शरी अमाइन पे एन ऑक्साइड बनता है, तुम भूल गए एक्चुअल में ना, तुम भूलते बहुत जल्दी हो तुम लोग। याद करो, टर्शरी पे जब तुमने ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया था तब बना था ये टर्शरी अमाइन एन ऑक्साइड। अगर तुम कहो तो पीछे लेके चलूं, टर्शरी अमाइन एन ऑक्साइड, टर्शरी अमाइन एन ऑक्साइड की टेबल बनी हुई थी, याद करो ये रहा। देखो आप रिवीजन भी नहीं करते हो, कितनी बड़ी कमजोरी है आप लोगों के अंदर। क्यों भाई, मैं गलत कह रहा हूँ कुछ? जबकि ये आइसोप्रोपाइल अमाइन पे तो ये आंसर हो ही नहीं सकता ना, ये तो टर्शरी का आंसर है। हम्म, एक सेकेंड, हम कहाँ थे? हाँ, 410 में तूने तो सोखा सा एनएच तुझे क्या करके दे रहा है, बात सोच। एनएच एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव हुआ, और सीओ तेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है। तो लेकिन आपको पता है कि बचाने वाला बड़ा होता है और मारने वाला छोटा होता है, रूल है दुनिया का ना, जो तुम सीखते आए हो छोटे से, कि भगवान बचाने वाला होता है तो बड़ा ही होता है ऑलवेज। तो एनएच बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, तो उसके ऑर्थो पैरा में से पैरा पे अटैक करवा देगा वो, सेकंड ऑप्शन। भाई साहब, नाइट्रेशन कराने में फिनोल में HNO3 H2SO4 इकट्ठे लेके नाइट्रो प्रोड्यूस नहीं करते थे आप? भूल गए महान लोग? H2SO4 HNO3 मिलकर ही तो नाइट्रेटिंग एजेंट बनता है पुत्र जी। हम्म, समझ गए? और ये लिख लो, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, एक बार आया था पहले। NHCO में से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो है वो पैरा पे मेटा पे अटैक करवाएगा, और NH ऑर्थो पैरा पे अटैक करवाएगा। ऑर्थो पैरा में से ऑर्थो स्टेटिकली हिंडर्ड है तो पैरा पे बढ़िया वाला अटैक हो जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। और कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट है तो ये नाइट्रेटिंग एजेंट है, नाइट्रेटिंग एजेंट है। ठीक हो गया? चलो, एक काम करते हैं, 410 पे रोकते हैं एक बार हम लोग। मोस्ट प्रोबेबली आज 40-45 मिनट में हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, अगर मैं धीरे ना चला तो। ठीक है, इसके बाद हो सकता है हम क्लास में वापस खोल लें इसको। 2-3 मिनट तुम लंबी लंबी सांस ले लो, मैं बस एग्जैक्ट तुमसे 3 बजे मिलता हूँ, मतलब 2 मिनट बाद, ठीक है? हाँ, बोलो बोलो, बोलो बच्चे। अब करवा देंगे, करवा देंगे, करवा देंगे, पहले इसको खत्म कर लें फिर करवा देंगे। लेट लतीफ वालों को थोड़ा पनिशमेंट तो मिलना चाहिए, लेकिन करवा देंगे पक्का 100%।
हाँ जी, थोड़ा लेट हो गया मैं, 2-3 मिनट। शुरू करें भी अगला काम हम लोग? नींद में हो क्या? हम्म। चलो जी। तो पिछला वाला काम तो हमने डन कर ही लिया, हेलोजिनेशन वगैरह नहीं। नाइट्रेशन शुरू कर रहे हैं, जो आज अभी क्वेश्चन पूछा था ना आप लोगों ने। हाँ जी, देखो। नाइट इसमें आपके पास सबस्ट्रेट तो एनिलीन है ही, क्योंकि आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो। ठीक हो गया। रिएक्शन करवा किससे रहे हो? विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, जिसको आप कलेक्टिवली क्या बोलते हो? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अभी काम कैसे करेगा चेक कर लेते हैं जी। जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था ना अभी, HNO3 का क्या काम है, वैसे पीछे बताया था मैंने आपको। बेंजीन पढ़ लो, चाहे क्लोरोबेंजीन पढ़ लो, चाहे फिनोल पढ़ लो, चाहे कोई भी पढ़ लो। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या, ये प्रोटॉन डोनेट करेगा और ये एक्सेप्ट करेगा। तो एक बन रहा होता है नाइट्रोनियम। रूल है ना आयोनिक इक्विलिब्रियम का। आयोनिक इक्विलिब्रियम का ये रूल है। अगर दो एसिड इकट्ठे हो, तो स्ट्रोंग वाला एसिड है ना, स्ट्रोंग वाला, वो तो एसिड ही बिहेव करेगा। लेकिन जो दूसरा होएगा ना, सेकंड वाला, वो बेस बिहेव कर लेगा। तो H2SO4 अपने आप में एसिड बन जाएगा और HNO3 बेस बन जाएगा। ठीक है ना। तो H3O और साथ में इसे बन जाते हैं HSO4-2। तो हमें तो नाइट्रोनियम से मतलब है, हमें तो नाइट्रोनियम से मतलब है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर ना, हैवी वाली। वो प्रॉब्लम आप समझो कि एनिलीन इटसेल्फ बेस है, और जब एसिडिक कंडीशंस होंगी ना, तो इससे एनिलीनियम बन जाएगा। और एनिलीनियम आपको पता है बच्चे कि ये मेरे पास सब मेटा डायरेक्टिव है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना ये वाला। समझ गए ना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था, तो ये पंगा हो गया। अब तो क्या करें जी, वो बाद में देखते हैं। अब चलते हैं जी आगे। अब देखो, एनिलीन मैंने आपको सबस्ट्रेट दिया। ठीक हो गया, पीछे वाला लिखता लिया, वापस भेजो, लिख तो लिया था ना उसको। चलो, एनिलीन पे आपने क्या किया? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। अब समझ में आएगा ना, जिसने भी पूछा था कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या कर रहा है। किसने पूछा था भाई? कहे सर। चलो, तो अब इसका ऑर्थो प्रोडक्ट आएगा ना, आपको दिक्कत ना मुझे दिक्कत। इसका पैरा प्रोडक्ट आएगा। आपको पता है जेई के 2021, क्योंकि इसके एक एक क्वेश्चन मैंने देखे और नीट का भी देखा, 2021 जेई में ये क्वेश्चन आ रखा है। तो इसका ऑर्थो आएगा, नो प्रॉब्लम। इसका पैरा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? जब आपको इसके साथ मेटा प्रोडक्ट मिलने लगे, प्रॉब्लम इसमें और अच्छी खासी यील्ड में आ जाए। ऑर्थो आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2% सिर्फ। पैरा आ गया 51%, हाँ ये तो आना भी चाहिए। लेकिन जो मेटा है वो 47%। उसका रीजन तुम्हारे सामने लिखा था, तुमने ध्यान नहीं दिया। ये रहा। एनिलीन जब एनिलीनियम बनता है ना, तो मेटा डायरेक्टिव है वो। तो कुछ प्रोडक्ट ऑर्थो की, सॉरी, NH2 की वजह से आ गए, और कुछ प्रोडक्ट आपके पास एनिलीनियम की वजह से आ गए। और ये क्वेश्चन मैंने लिखा है ना, आपने ध्यान नहीं दिया शायद। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट की कैटेगरी का है। जबरदस्त क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है। सुन समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? तो जब आप क्या कर रहे हो, जब आप क्या कर रहे हो, एनिलीन का नाइट्रेशन करवा रहे हो, तो सिंपल ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट आने आना है। लेकिन एनिलीन का एसिडिक कंडीशन में एनिलीनियम में कन्वर्जन हो गया, उसकी वजह से
इसमें एक मेटा प्रोडक्ट भी आ गया। इसका मतलब एनिलीन एनिलीनियम एनिलीन एनिलीनियम एनिलीन एनिलीनियम, ये दोनों एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रहते हैं। कुछ प्रोडक्ट एनिलीन दे देता है और कुछ प्रोडक्ट एनिलीनियम। ये 12वीं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बुरा क्वेश्चन नहीं है। क्लियर। और इस चैप्टर का तो तुम्हें सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर मिलेगा अगर पेपर हुआ तो। क्लियर ना। और सब्जेक्टिव पेपर क्योंकि टर्म 2 का पार्ट है, 12वीं के टर्म 2 का पार्ट है, तो मान के चलो कि वहां तुमसे सीधा सीधा पूछेगा भाई the meta product is obtained in high yield when the aniline is nitrated with the help of concentrated H2SO4 HNO3। तो आप सीधा सीधा आंसर लिखोगे टू गेट ऑर्थो पैरा। हमें पता है एनिलीन एसिटाइलेटेड। अगर अगर तुम्हें मेटा नहीं चाहिए तो पहले तुम्हें मेटा का रीजन लिख दूं। मेटा प्रोडक्ट इज ड्यू टू द presence of meta product is due to the presence of meta product is due to the presence of anilinium ion mean protonated aniline which is meta directive in nature। बताओ जी, कोई कंफ्यूजन हो तो बात कर लो। चलो जी, अब अगर आपको पुराना टोन है, अगर आपको ऑर्थोपैरा अलग अलग चाहिए तो पहले इसका प्रोटेक्शन करा लो। आज वो शायद आपने क्वेश्चन पूछा भी था मेरे से ना, बच्चे का डाउट था। तो पहले उसका प्रोटेक्शन करा लो, फिर उसके बाद उसका नाइट्रेशन करा लो, फिर उसके बाद उसको हाइड्रोलाइज कर दो। ऑर्थोपैरा अलग अलग, मेटा नहीं चाहिए आपको मान लो। तो ये देखो जी, ओनली ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स can be obtained with the help of protection of aniline। तो आपने एनिलीन लिखा, आपने CH3COCl से इसका प्रोटेक्शन करवा दिया, ये एसिड एनिलाइड बन गया। और जैसी एसिड एनिलाइड बना तो आपने वही नाइट्रेटिंग मिक्सचर दे दिया, H2SO4 HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड। तो मेरे ख्याल में H2SO4 का काम समझ में आ गया होगा आप लोगों को जिसने भी क्वेश्चन पूछा था। वेरी गुड। तो मैं बार बार बोलूंगा तो एक बार तो तेरे दिमाग में घुसेगा कि H2SO4 HNO3 में H2SO4 तेरे को HNO3 से नाइट्रोनियम बनाने में हेल्प करता है। प्री करवाया था पहले यार, क्लोरोबेंजीन में नाइट्रेशन कराते हैं ना जब, फिनोल में भी। लो जी, तो तुम्हें ऑर्थो एंड पैरा और आपको बताया था जब तक क्योंकि स्पेसिफिक रीजन ना हो तब तक पैरा प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये आपके पास NH2 रिटेन कर गया, ऑर्थो पैरा का मिक्सचर बन गया। अगर आप प्रोटेक्शन नहीं करवाते हो तो आपके पास मेटा प्रोडक्ट जो साइड में आ रहा है वो सुसाइडल है, लेकिन वो एक बढ़िया क्वेश्चन भी दे रहा है ना हमें, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी बना के दे रहा है हमें। ठीक है जी, शुरू करें सल्फोनेशन। वही फिक्स ही है यार, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट तो फिक्स ही होते हैं। SC वाले पार्ट तो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट तो हेडिंग मेरे पास है सल्फोनेशन की। ठीक है भाई, वही तुम्हारे पास एनिलीन है। सल्फोनेशन में तुम ओलियम H2SO4 प्लस SO3 यूज करते हो, लेकिन तुम्हें पता है जिससे तुम रिएक्शन करवा रहे हो वो बेस है।
बेस किससे रिएक्शन कर रहा है? एसिड के साथ। तभी थोड़ी देर पहले आपने मेरे से क्वेश्चन सोल्व कराया था ना। इमीडिएटली तुम्हारे पास सोल्ट बन जाना है। सोल्ट को तुम 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी क्वेश्चन करवाया था, या भूल गए शायद ना तुमको। रिफ्लेक्स करो तो ये तुम्हें मेजर प्रोडक्ट सल्फेनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक सल्फेनिलिक और सल्फेनिलिक एसिड फर्दर तुम्हें ज्विटर आयन बनाकर दे देगा। सल्फेनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड में एसिड बेस दोनों ग्रुप पड़े हुए ना। सो गए क्या? अरे सल्फेनिलिक एसिड के सोडियम सोल्ट को मैं रिएक्शन कराऊं, अब पता है क्या है, तुमने कभी 11वीं क्लास में ना टाइट्रेशन का नाम सुना हो, तो तुम्हारी 11वीं क्लास में टाइट्रेशन होती थी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, और तुम्हारी 12वीं क्लास में जो टाइट्रेशन है उनका नाम है रेडोक्स टाइट्रेशन। 11वीं क्लास में जो टाइट्रेशन थी ना उनका नाम है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। तो उस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में ना इंडिकेटर यूज होते हैं, इंडिकेटर। तो उनमें से एक इंडिकेटर का नाम है मिथाइल ऑरेंज। तो वो हमारी हेडिंग है, फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल ऑरेंज। सिंबल इज MeOH। मिथेनॉल मत समझ लेना इसको, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। ये एसिड बेस इंडिकेटर है। फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। क्या करना है जी? जो तुम्हारा सबस्ट्रेट है ना, वो सोडियम सोल्ट ऑफ द सल्फोनिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड है। ये जो पड़ा है ना आपके पास सल्फेनिलिक एसिड, इसका सोडियम सोल्ट लेना है। ठीक है जी। अब इस सबस्ट्रेट का तुम लोग करवा रहे हो, क्योंकि NH2 था, नाइट्रोसोएशन समझते हो, BDC बनाना। अगर मैं तुम्हें वैसे ही क्वेश्चन के फॉर्म में भी लिख के दे दूं NaNO2HCl और 0 से 5 डिग्री, तुम क्या करोगे? वो जो NH2 है उसको बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट में कन्वर्ट कर लोगे। बोलो भाई। बस इसी का रिएक्शन फर्दर तुमने ना, जैसे कपलिंग रिएक्शन नहीं होती, कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग इसमें भी आ रही है अभी। फिनोल में भी कपलिंग रिएक्शन हुआ करती थी जब तुमने रिवीजन टेस्ट में अगर रिवीजन किया हो फिनोल चैप्टर का। और बोर्ड में तो अल्कोहल फिनोल ईथर वैसे भी आ रहा है, तुम्हें इसको वैसे भी अलर्ट पे रखना चाहिए। एल्काइल अराइल हैलाइड एंड अल्कोहल फिनोल ईथर बोर्ड का पार्ट है टर्म 1 का, उसको तुम्हें वैसे ही फोकस पे रखना चाहिए। तो होएगा क्या, ये जो तुम्हारे पास BDC बना ना, BDC, इसका फर्दर रिएक्शन तुमने करवाना है सेकेंडरी डाइमिथाइल एनिलीन, टर्शरी अमाइन है वैसे, मेरी गलती, डाइमिथाइल अमाइन, डाइमिथाइल एनिलीन। अब सोचो थोड़ा सा, ये बेंजीन डाइजोनियम अगर तुम्हें याद आए तो ये पूरा के पूरा इलेक्ट्रोफाइल आकर इसके पैरा पोजीशन पे अटैक कर देगा। भाई कपलिंग रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होती है, कपलिंग रिएक्शंस भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होती है। तो क्या कोई इसका आंसर सोच सकता है? तो ये पूरा की पूरा N2 गिरा जी, ये पूरा की पूरा बेंजीन गिरा, इस पे SO3Na। हाँ जी, तो सामने वाले के पास N पर कौन लग रखे हैं? मिथाइल, मिथाइल।
ये एससी रिएक्शन हो गई है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल का है, हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा इलेक्ट्रोफाइल। कहाँ जाके, और इसके इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को SO3 ने बढ़ा दिया भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर करके इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दिया। SO3 ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर करके इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ा दिया, और सीधा जाके बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, और जो बना उसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। इट इज अ इंडिकेटर। इसका ओरिजिनल कलर जो इसका नाम है वही है ऑरेंज, और एसिडिक मीडियम में जाकर ये रेड कलर का हो जाएगा, जिससे एसिड बेस इंडिकेटर का एंड पॉइंट आता है। एसिड बेस इंडिकेटर में इसका जो कलर फाइनल आता है, एसिड बेस इंडिकेशन में एंड पॉइंट, वो रेड कलर आता है इसका। लो जी, कपलिंग रिएक्शन देखना एक बार ध्यान से, मेरे बिना बोले देख लो। एनिलीन पे BDC का रिएक्शन, एसिडिक मीडियम, और फिनोल था तो बेसिक मीडियम। जो पीछे भी तो कपलिंग पड़ी थी भाई। फिनोल था तो बेसिक मीडियम, एनिलीन है तो एसिडिक मीडियम। इधर जाके पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। कुछ ज्यादा तामझाम करो ही मत। पैरा अमाइनो, बेंजीन, डाइजोनियम, या एजोबेंजीन ठीक है वैसे, पैरा अमाइनो एजोबेंजीन। जो एक येलो कलर का डाई है, कलर है। अब एक बार फास्ट एनिलीन की रिएक्शंस की हेडिंग्स 1 मिनट में पढ़ लो। सबसे पहले हेलोजिनेशन, भूल गए तो अलग बात, फिर नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फिर सल्फोनेशन, एंड देन इसी से आपके मिथाइल ऑरेंज का बनना है कपलिंग। और एक साइड में कहीं लिख लो, एनिलीन इज नॉट सुटेबल फॉर द फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फिनोल भी नहीं था, एनिलीन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एनिलीन इज नॉट सुटेबल, aniline is not suitable for the Friedel-Crafts reaction due to the reaction with AlCl3। वो एसिड और ये भाई साहब बेस है। aniline is not suitable for the Friedel-Crafts reaction due to reaction with AlCl3। ठीक है जी, तो शुरू करें अगला गेम, जिसके बारे में आप मेरे से हिंसबर्ग रिएजेंट ये पूछ रहे थे ना। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन ना कुछ रिएक्शंस पे बन जाते हैं कॉमनली। जैसे याद करो, एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन कराया था आपने, वहां 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस का मिक्सचर बन गया। ठीक होगी बात। ऐसे तुमने अल्कोहल पे अमोनिया का रिएक्शन कराया, और जैसे अल्कोहल एक्सेस लिया, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का मिक्सचर बन गया। अब वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का जो मिक्सचर बन रहा है, उसका सेपरेशन बड़ा जरूरी है। उसका सेपरेशन बड़ा जरूरी है। तो उसका सेपरेशन करें उससे पहले आपको 1 मिनट का टाइम दिया था हेडिंग। अब मैं जिस बच्चे से बात करूंगा तो जल्दी से हेलोजिनेशन ऑफ एनिलीन के बारे में बोलना है। जशन, हेलोजिनेशन ऑफ एनिलीन बताओ जी। जिससे 246, हाँ हाँ, ट्राई ब्रोमो एनिलीन बच जाएगा, जिसका व्हाइट पीपीटी आता है। अगर मैं इसका प्रोटेक्शन करवा के हेलोजिनेशन कराऊं तो ऑर्थो एंड पैरा अलग अलग। हाँ, फिर उसके बाद उसको हाइड्रोलाइज करके उसको वापस एनिलीन में कन्वर्ट कर लेना है। मुझे अब नाइट्रेशन कराना है, मनु बोलना।
ठीक जा रहे हो, ठीक जा रहे हो। देख कर बोल रही हो आप। अगर मेटा डायरेक्टिव जब क्लास में थे तब क्या कर रहे थे भाई? ये तुम्हारी गलती नहीं है तुम लोगों की। अगर टीचर बोलता है तुम्हें बुरा लगता है फिर ना। अगर आपको मेटा डायरेक्टिव नहीं चाहिए तो सबसे पहले उसको क्या कर लो, प्रोटेक्शन कर लो, एसिड एनिलाइड बना लो, देन उसका ब्रोमिनेशन करवाओ। अदरवाइज एनिलीन एनिलीनियम हमेशा एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रहेंगे व्हेन यू हैव द कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 एज वेल एज कॉन्सनट्रेटेड HNO3। हाँ भाई, मिस्टर अवनीत सिंह, जल्दी से सल्फोनेशन पे कमेंट करो। ठीक है। और उसको, जो पहले सोल्ट बनेगा उसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिफ्लक्स कराना पड़ेगा 3 घंटे तक। तो फिर वो जाकर वो पैरा प्रोडक्ट देगा, और पैरा प्रोडक्ट बनने के बाद फिर उसका तुम्हें एक ज्यूट्रैन बन जाना है। और वहां कुछ एक तुम्हारा रिएक्शन थी जिसमें तुम ना एक डाई बना रहे थे। सॉरी, हाँ ठीक है, एक इंडिकेटर बना रहे थे, वो था मिथाइल ऑरेंज। तो तुम्हारा जो पैरा NH2 और SO3H ग्रुप है उसका सोडियम सोल्ट, सोडियम सल्फेनिलिक एसिड का रिएक्शन करवा दिया था तुमने डाइमिथाइल एनिलीन के साथ, और पैरा पोजीशन पे सीधे सीधे कपलिंग रिएक्शन हो गई थी, आंसर आ गया था बस। चलो, अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस का सेपरेशन करने जा रहे हैं भाई। लो जी, 1 डिग्री सेपरेशन ऑफ द 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस का सेपरेशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला मेथड है होपमैन्स मेथड। सबसे पहला मेथड है होपमैन्स मेथड। तो होपमैन मेथड का जो रिएजेंट है, होपेंस मेथड का जो रिएजेंट है वो इथाइल ऑक्जेलेट है। जो तुम्हारा ऑक्जेलिक एसिड होता है ना, ऑक्जेलिक एसिड, उसी से बना हुआ एस्टर है इथाइल ऑक्जेलेट। इथाइल ऑक्जेलेट। अब होएगा क्या? लिविंग ग्रुप के बारे में तुम अच्छी तरह से जानते हो कि लिविंग ग्रुप कौन सा है। ठीक है भाई। तो सबसे पहले तुमने इसका रिएक्शन करवाया प्राइमरी अमाइन के साथ, ये देखो जी, RnH2, सामने तुमने रख दिया क्या, इथाइल ऑक्जेलेट। ये लीव करा, सी डबल बॉन्डो, सी डबल बॉन्डो, ये दोनों लीव कर गए यहां से। यहां NHR, NHR। अब ये जो है ये बना, ये आपका अमाइड है। देखो ना, ये वाला स्ट्रक्चर देखकर ही बोल सकते हो अमाइड है, बट ये सोलिड है। तो इसको आपने लिख दिया सोलिड। ऑक्जेलिक एसिड से बना था ऑक्समाइड। सेकेंडरी अमाइन में थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि 1 डिग्री अमाइन में तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, सेकेंडरी अमाइन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो एक ही ग्रुप लीव कर पाएगा और एक ही मॉलिक्यूल रिएक्ट कर पाएगा। इसका कॉपी पेस्ट करते हैं जी। ये मेरे पास लिक्विड नेचर का ऑक्सैमिक, ऑक्सैमिक, इसको ऑक्सैमिक बोला है, ऑक्स एमिक, एम एम अमाइन
बाद में एस्टर दिख ही रहा आपको, इन नेचर वाइज लिक्विड है, लिक्विड ऑक्सैमिक एस्टर। और आप अपने दिमाग से सोचो, यहां एच है, यहां एच है, ये तो रिएक्ट कर रहे हैं, टर्शरी तो रिएक्ट भी नहीं करेगा बच्चे। तो 3 डिग्री अमाइन विद सेम इथाइल ऑक्सलेट, नो रिएक्शन का टैग लग गया। प्राइमरी रिएक्ट गिव सॉलिड, सेकेंडरी रिएक्ट्स गिव लिक्विड, टर्शरी डजंट रिएक्ट, टर्शरी रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा। तो ए बी 3 डिग्री अमाइन, ए कौन था सॉलिड, बी कौन था लिक्विड, 3 डिग्री अमाइन रिएक्ट ही नहीं कर रहा। अब इसका ईथर के साथ एक्सट्रैक्शन करवाया गया, इसको अगर 1 बोल दो, इसको अगर 2 बोल दो, ये तो 3 डिग्री अमाइन है ही। तो एक काम करने जा रहे हैं, 1 + 2 + 3 डिग्री अमाइन, ईथर के साथ इसका एक्सट्रैक्शन कराया गया। अब आप खुद समझदार हो कि ईथर के साथ जब इसका एक्सट्रैक्शन करोगे तो ईथर के अंदर कौन कौन जाएगा। ईथर के अंदर यहां तो एच है अभी भी, ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर सकता है, यहां एच गायब हो गया, यहां चांस ही नहीं था। तो ईथर के साथ जाने के चांस किसके हैं, 3 डिग्री एज वेल एज बी, बी मतलब 2 डिग्री, वो कहां जाएगा इन ईथर। और जो 1 डिग्री है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कैपेबल होने की वजह से, वहीं लिख लो जिससे थोड़ा सा समझ बन जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। और कारण है बच्चे, एन पे एच पड़ा हुआ है ना, और इतने समझदार तो आप सारे ही हो कि एन पे एच हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, एन पे एच हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो एन पे एच था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कैपेबल हो गया, एन पे एच था तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कैपेबल हो गया, वो जाएगा पानी के अंदर एज वेल। 1 डिग्री जो है वो मिलेगा तुम्हें इन द वोटर एक्वस सॉल्यूशन में। ईथर वाली लेयर में कौन गया, आपको पता चल गया होगा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कैपेबिलिटी नहीं है। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कैपेबल है वो पानी में चला गया, एक्सट्रैक्शन करवाया ना इसका, जब इस सॉल्यूशन का जब एक्सट्रैक्शन कराया। अब पानी में तो अकेला 1 डिग्री गया है ना, हमारे पास जो ईथर की लेयर बची हुई है उसको फिर लेते हैं जी, 3 डिग्री एंड बी इन द ईथर। इसका फर्दर हम लोग डिस्टिलेशन करवा रहे हैं, इसका फर्दर हम डिस्टिलेशन करवा रहे हैं। अब तो काम ही आसान हो गया, दो ही तो कंपोनेंट है, अलग अलग टेम्परेचर पे डिस्टिलेशन होएगा। तो एक तरफ तुम्हें बी मिल जाना है, एक तरफ तुम्हें 3 डिग्री अमाइन मिल जाना है। और बी कौन है, सेकेंडरी है, 3 डिग्री बिल्कुल अलग हो गया। बोलो जी, मतलब काम की बात एक ही थी, ज्यादा उलझने की बात नहीं है, जिसमें एच नहीं था हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पा रहा। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री, 2 डिग्री का ऑक्सैमिक एस्टर और 3 डिग्री सीधा सीधा ईथर में घुल गया, और 1 डिग्री पानी में घुल गया। तो पानी वाली लेयर से प्राइमरी को अलग कर लेंगे, ईथर वाली लेयर का डिस्टिलेशन करवा कर 2 डिग्री और 3 डिग्री को अलग कर लेंगे। बोलो जी। नेक्स्ट आपका फेवरेट है हिंसबर्ग, जिसके बारे में आप में से बात कर रहे थे आज। सीधे सीधे पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता वो, हिंसबर्ग रीजेंट का फॉर्मूला क्या है। तो बेंजीन पे SO2Cl लगा हुआ है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसको आपने हिंसबर्ग रीजेंट बोल दिया। अभी आपने मेरे से पूछा, उसी काम को फिर हम आगे बढ़ा लें। ये तुम्हारे पास प्राइमरी अमाइन है, ये तुम्हारे पास बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, इसका H इसके Cl से रिएक्ट करेगा, तो NHR
अब सोचो इसमें H बचा हुआ अभी भी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी कैपेबल है और एसिड में भी घुल सकता है। क्वेश्चन है एसिड में सोल्यूबल कौन, एक पढ़ा था आज हमने हाइड्रोजोइक एसिड। अगर ऐसा क्वेश्चन इसको लेकर भी दे तो भी आप कह सकते हो कि जो 1 डिग्री अमाइन का सामने सोल्ट बना, मोनो एल्काइल, एक एल्काइल जुड़ा हुआ है, बेंजीन सल्फोनामाइड, क्लियर है। इसको एन बोल दो तो और भी जमेगा, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये बेस में सोल्यूबल है, ये बेस में घुल जाएगा। कारण है ना एन पे एच पड़ा हुआ उससे। अच्छा जी, अगर मैं सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन करवा दूं, आपने मेरे से पूछा ही था ये क्वेश्चन आज, तो फिर मुझे एन एन डाई एल्काइल, ये बेस में इनसोल्यूबल है। और टर्शरी के बारे में तो साफ सी बात है, मुझे बोलने की नीड ही नहीं, तुम्हारे समझने की ज्यादा नीड है, रिएक्शन ही नहीं हो रही। बोलो भाई। और जो बेस में घुल जाएगा ना वो पानी में घुल जाएगा, और जो बेस में नहीं घुलेगा वो पानी में नहीं घुलेगा, सोल्ट पानी में घुल जाएगा ना, जो बेस में घुल जाएगा। क्लियर, मैं लिख के बता देता हूँ अगले पेज पे। लो जी, ये तुम्हारे पास बेंजीन था, ये तुम्हारे पास SO2 है, ये तुम्हारे पास NHR है, यहां तुमने NOH लिख दिया, ये इसका सोल्ट बना के बैठ गया। ये पानी में घुलता है, वहां से एक्सट्रैक्ट कर लोगे इसको। लेकिन अगर तुम सेकेंडरी अमाइन के साथ कुछ ऐसा बना के बैठे हो तो फर्दर पानी में घुलेगा ही नहीं, वो ऑर्गेनिक सोलवेंट के साथ एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। हिंसबर्ग वाला प्रोग्राम समझ गए हो क्या हो रहा है? पेपर में पूछा था हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है। बोलो जी। एक ऑल्टरनेट आपके पास है हिंसबर्ग का, ठीक है जी, ये 1 डिग्री से भी और 2 डिग्री से भी रिएक्ट करेगा, दोनों सॉलिड बना देंगे। सॉलिड का फर्दर हम लोग क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेशन कर लेंगे। सेपरेशन थ्रू क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। साइनाइड आइसोसाइनाइड, इसकी मैक्सिमम रिएक्शन तो ऑलरेडी डन है हमारी। साइनाइड आइसोसाइनाइड की एडिशन रिएक्शंस में आपके पास जैसे एडिशन रिएक्शंस ऑफ RNC, जबकि आप RCN का रिडक्शन भी जानते हो, RCN का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस भी जानते हो, RCN का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस भी जानते हो, क्लियर। और RCN का स्टीफन भी जानते हो, तो इससे एल्डिहाइड बन जाता है। RNC की रिएक्शन भी तुम्हें पता है,
अगर मैं इसका रिडक्शन करा दूं तो ये सेकेंडरी अमाइन बनाएगा, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करवा दूं तो ये प्राइमरी अमाइन फॉर्मिक एसिड बनाएगा, याद है तो। लेकिन अब मैं एडिशन रिएक्शन की बात कर रहा हूं सिर्फ। तो आर एन सी, क्योंकि इस मोमेंट पे आकर मैक्सिमम पुरानी रिएक्शन ही मिलेंगी आपको। आर एन सी सी एल सी एल, इससे मस्टर्ड ऑयल की स्मेल वाला मिथाइल आइसोथायोसाइनेट, इससे डिग्रेडेशन वाला कर्टियस वाला स्मिट वाला मिथाइल या एल्काइल आइसोसाइनेट, सल्फर दिया थायो, ऑक्सीजन दिया तो सिंपल वाला था एल्काइल आइसोसाइनेट, सल्फर है तो एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। बोलो भाई। वैसे इन रिएक्शंस को कंप्लीट करना। आर सी एन का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या बेसिक, इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, इसका टिन HCl वगैरह से रिडक्शन एंड देन हाइड्रोलिसिस, इसका सोडियम इथेनॉल मैंडियस रिएक्शन, आरएनसी का सोडियम इथेनॉल से रिडक्शन करवा दो और इसका फुली कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवा दो। देखना क्या आंसर आ रहे हैं। इसका अमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन देन सेकेंडरी अमाइन, देन प्लस प्राइमरी अमाइन। ये सब पुरानी रिएक्शन है जितनी भी। बोलो भाई। लो भी तुम्हारा फेवरेट। हाँ जी, लो जी। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसको तो आपने इनफिनिटम बनाया हुआ है। ये एनिलीन लिखा, ये NaNO2HCl लिखा, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिखा। अब तो सीधी सीधी आप ही आंसर बता दो। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बोलो जी। इसके नीचे का स्टेटमेंट पढ़ना थोड़ा सा। Conversion of 1 degree aromatic amine into diazonium salt with HNO2 is known as diazotization reaction. HNO2 is produced, the reaction mixture, by the action of NaN2HCl. Due to instability, diazonium salt are used immediately after their preparation. HNO2 तो NaN2HCl से बनता है, और सबको पता है 5 डिग्री तक आइस कोल्ड कंडीशन में ये भाई साहब स्टेबल है, अदरवाइज अनस्टेबल है।
ये क्या कह रहा है? यूजुअली 3 moles of HCl आर यूज ऑन एवरी मोल ऑफ अमाइन टू बी डाई एजोटिएशन, 1 mole टू डिसोल्व द अमाइन। ये देखो जी, इस पूरे डाई एजो फॉर्मेशन में यूज्ड HCl 3 मोल है। फर्स्ट मोल क्या काम कर रहा है? एनिलीन को डिसोल्व करने में, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। वन मोल टू डिसोल्व द अमाइन, 1 mole टू लिबरेट HNO2, सेकेंड मोल HCl प्लस NaNO2, HONO बन गया। एंड 1 mole टू कीप द रिएक्शन मिक्सचर एसिडिक, थर्ड मोल। दैट मीन वो तुम्हें बीडीसी को बीडीसी बनाने में हेल्प करेगा। कीप इट एसिडिक। बोलो भाई, अगर 0 से 5 से ऊपर टेम्परेचर ले गए, जिसको आपने इनफाइनाइट टाइम सीखा हुआ है, अगर टेम्परेचर 5 डिग्री क्रॉस कर दिया तो सीधा सीधा फिनोल आ जाएगा। अगर किसी को डाइजोनियम कपलिंग फिनोल, तो ठीक है, वो तो एससी रिएक्शन है, अभी इसको करते हैं, एंड में करते हैं ना। ये कुछ रिएक्शंस के बारे में फोकस कर ले। 90% रिएक्शन तुम्हारी पड़ी हुई है। लो जी, ये मैंने बीडीसी लिखा। कभी गेटरमांस रिएक्शन का नेम सुना हो? कभी गेटरमांस रिएक्शन का नेम सुना हो? ऐसी कभी तुमने सेंडमेयर रिएक्शन का नेम सुना हो? इन तीनों के प्रोडक्ट तुम छाप सकते हो। वैसे तो मैं बच्चों को देता हूँ ऑफलाइन में, 5 मिनट में खड़ा हो जाता हूँ, अपनी अपनी बुक खोलो और जल्दी से इनके आंसर सोचो और लिखो। तो बच्चे, रेयरेस्ट ये कोई इक्का दुक्का जिसने आज तक कभी पढ़ा नहीं हो, वो कहेगा, वो कहता भी कुछ नहीं है, उसको पता होता है मैं फॉल्टी हूँ। बाकी तो मोस्टली कर ही लेते हैं। पहले का आंसर ब्रोमोबेंजीन। रिएक्शन तुम्हें पता ही है, गेटरमांस रिएक्शन है। अगले क्लोरोबेंजीन, नेक्स्ट अगेन क्लोरोबेंजीन, बट रिएक्शन इज सेंड मेयर। अगला ब्रोमोबेंजीन, सेंड मेयर। और मैंने आपको कहा था साइनो के साथ पता नहीं क्या ऐसा है कि जहां साइनो बना वहीं जनता इमोशनल, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, रिडक्शन। तो इनफाइनाइट टाइम हो चुका है यार, साइनो आने के बाद तुम्हें करना क्या? बोलो। अगर इसी का हाइड्रोलिसिस करवा दूं तो? बीडीसी का हाइड्रोलिसिस फिनोल, बीडीसी का हाइड्रोलिसिस फिनोल। और अब कपलिंग रिएक्शन के बारे में सोच लो। एक तो आज ही कराइए, वापस करवा देंगे। ये मेरे पास बीडीसी है, ये मेरे पास फिर बीडीसी है।
इधर मेरे पास फिनोल है, यहां मेरे पास फिनोल है की जगह एनिलीन, सॉरी, फिनोल हो तो पीएच ग्रेटर देन 7 है, फिनोल हो तो पीएच ग्रेटर देन 7 है, और एनिलीन हो तो पीएच लेस देन 7 है, अभी करवाया था। और इस पे जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, मोर ईडीजी, रिएक्शन आसान हो जाएगी। और ये जितना एक्टिवेटर होगा उतना रिएक्शन आसान हो जाएगी। सबस्ट्रेट पे ईडीजी, रिएक्शन इजी। भाई उसने इनवाइट करना है, फिनोल एनिलीन ने इनवाइट करना है इलेक्ट्रोफाइल को, तो उसकी बेंजीन ने एक्टिवेट होनी चाहिए। फिनोल एनिलीन ने इनवाइट करना है किसको, इलेक्ट्रोफाइल को, तो उसकी बेंजीनिंग एक्टिवेटेड होनी चाहिए। और जिसने अटैक करना है उसका प्लस ज्यादा होना चाहिए। इन दोनों के आंसर लिख सकते हो तुम लोग। ईडब्ल्यू जी, ईडब्ल्यू जी, ईडब्ल्यू जी मेरी गलती है। ईडब्ल्यू जी, ईडब्ल्यू जी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सबस्ट्रेट में ईडीजी और अटैकिंग में ईडब्ल्यूजी। हाँ भाई, आंसर लिखा। पहला वाला पैरा हाइड्रोक्सी एजो, दूसरा वाला पैरा अमाइनो एजो बेंजीन। नीचे वाला येलो है, ऊपर वाला ऑरेंज है। बोलो भाई। अब 2021 में एक रिएक्शन आई थी, वो लिखवा दूं तुम्हारी नीट के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। इसमें ना बीडीसी को रिड्यूस करना पड़ेगा। इसमें ना बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा, बीडीसी को रिड्यूस। H3PO2 प्लस वाटर, इथेनॉल, या ग्लूकोज प्लस वाटर। आंसर पकड़ में आ रहे, जिसकी हेडिंग ही बेंजीन है, ये H3PO4 बन जाना है, नाइट्रोजन HCl बाहर आ जाएंगे। इससे एसिटाल्डिहाइड, नाइट्रोजन HCl, इससे ग्लूकोनिक एसिड, नाइट्रोजन HCl। ये 2021 में आया। बीडीसी का रिडक्शन करवाना था, इथेनॉल या H3PO2 या ग्लूकोज, वो ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और सामने वाले को रिड्यूस कर देंगे। बोलो जी। एक कपलिंग रिएक्शन ऊपर दिख रही होगी आपको, बीटा नेप्थोल के साथ, कपलिंग रिएक्शन विद बीटा नेप्थोल।
कपलिंग रिएक्शन विद बीटा नेप्थूल। अब देखो ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, और पैरा ऑलरेडी भरा हुआ है। पैरा तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है ना इसका, ये पैरा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। बच गया कौन? ऑर्थो ऑर्थो। बीडीसी का रिएक्शन कराओ, तुम आराम से आंसर दे सकते हो। बस N2 बेंजीन जोड़ना ही होता है ले जाकर। N करके ऐसे जोड़ सकते हो ना। और इस रिएक्शन को पर्टिकुलर को, ये देखो जी, बीटा नेप्थोल ऑर्थो पोजीशन, कपलिंग करवा दी इसने, ऑरेंज कलर्ड डाई बन गया। ये हमने कर ली है, H3PO2 वाली ना बेंजीन बन गई। ये बोल्शमान रिएक्शन तुम्हें याद आ रही होगी, चैप्टर था हेलोरीन्स। सबसे पहले हम बीडीसी उठाएंगे, उस पे HBF4 का रिएक्शन कराएंगे। ये बीडीसी अगले एक नए बीडीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे इसको हीट करोगे, तुम लोग स्मार्ट हो, फ्लोरोबेंजीन बन जाना। ये किया वाली रिएक्शन ध्यान है, आइडोबेंजीन बनाना, इसका कोई नाम नहीं था। उस चैप्टर में हेलोरीन्स में आपकी रिएक्शन गेटरमान्स भी थी, और सेंडमेयर भी थी, और बोल्शमान भी थी, और आयोडोबेंजीन बनाने वाली रिएक्शन का कोई नेम नहीं था आपका ना। इसको भी लिखी लो, फॉर्मेशन ऑफ आयोडोबेंजीन करके, मुझे लिखने की नीड नहीं, आप ही लिख लो। और इसके ऊपर वाली रिएक्शन भी लिख लो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है NaNO2 वाली। बीडीसी लिखकर इतना तो आप कर ही सकते हो। बीडीसी प्लस NaNO2 से नाइट्रोबेंजीन बना दो, बीडीसी प्लस NaNO2 से नाइट्रोबेंजीन बना दो। ठीक है जी, बस ये सारी रिएक्शंस हैं। एक ना इसके साथ भी है, बेंजीन के साथ, इसको गोमबर्ग रिएक्शन बोलते हैं, बेंजीन प्लस बीडीसी, GOMBERG, गोमबर्ग रिएक्शन। इसमें क्या करना है तुमने, बीडीसी को बेंजीन के साथ हीट करना है। तो माइनस नाइट्रोजन, और NaOH इसलिए लिया जिससे इससे निकलने वाला HCl का न्यूट्रलाइजेशन हो जाए। हीटिंग नाइट्रोजन उड़ाएगी, हीटिंग नाइट्रोजन उड़ा देगी, हीटिंग नाइट्रोजन उड़ा देगी, और NaOH HCl को उड़ा कर ले जाएगा, HCl NaCl प्लस वाटर NaOH मतलब बेस। ये 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ना बच्चे एक बार। बीडीसी फिक्स है, लेकिन जो सबस्ट्रेट है वो अलग अलग है। आपको बताया था सबस्ट्रेट अलग अलग हो, तो सबस्ट्रेट जितना ज्यादा एक्टिवेटेड होएगा उतना कपलिंग आसान हो जाएगी।
तो इन पांचों में सोच के देखो कपलिंग सबसे ज्यादा आसान का है। पॉजिटिव मिजोमरिक पॉजिटिव, एच पॉजिटिव, एम पॉजिटिव, आई, ये सब कपलिंग को बढ़ाएगा बीडीसी अगर सेम पड़ा हो तो। क्या कह रहे हो? नहीं ये वो नहीं है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं है। एक सीक्वेंस सेट करनी है, सबसे बेस्ट कौन काम करेगा। एनिलीन करेगा यार, का नींद में यार। NH2 इतनी बार तो बोल दिया, प्लस एम इफेक्ट इतना जबरदस्त होता है इसका, है? अरे अब तक जो हमने सीखे उसमें सबसे जबरदस्त पॉजिटिव मिजोमरिक तो NH2 का ही है यार। अब तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एंड हो गई है, स्वाहा, काम खत्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज एंड हो गई है, जब से हमने शुरू किया था जीओसी ऑप्टिकल ये वो सब करके। टुडे इज द एंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 18 नंबर क्वेश्चन करना, और एक पीछे और था उसको भी करना तुम लोग, ठीक है ना? ये सब क्वेश्चन ये इसके, ये वाला क्वेश्चन हेडिंग पढ़ लो। सबस्ट्रेट सेम है, फिनोल सेम है, और सामने से बीडीसी अलग अलग ला रहे हो। तो अगर किसी बीडीसी, मैं तो कह रहा हूं जब तक आपके दिमाग में ये नहीं है ना कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तब तक तुम काम ही नहीं कर सकोगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तब तक तुम काम ही नहीं कर सकोगे। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो इलेक्ट्रोफाइल शुड बी गुड, तो ईडब्ल्यूजी होना चाहिए। सबस्ट्रेट सेम है, अब सबस्ट्रेट बदल रहा है और अटैकिंग सेम है, तो सबस्ट्रेट शुड बी वेरी एक्टिव। एनिलीन, फिनोल, टोलुइन, ऐसे होनी चाहिए। अब सुनते भी रहोगे क्या आंसर बनाओगे इसका? क्या ए ऑप्शन यार ऑब्जेक्टिव नहीं है, इनमें से डिक्रीजिंग ऑर्डर देना है तुम्हें। 1 2 3 4 5 में सबसे बेस्ट कौन है? फिर थोड़ा कम, उससे कम, उससे कम। नाइट्रो सबसे गुड है, क्लोरो वाले पे माइनस आई काम करता है, इसको इनफाइनाइट टाइम आपने सुन भी लिया है। और पैरामिथाइल है तो मिथाइल का पॉजिटिव एच है, और मिथोक्सी का पॉजिटिव एम है। तो जितना नेगेटिव आई उतना बेस्ट कपलिंग, और जितना बेस्ट प्लस एम उतना पुअर कपलिंग। बोलो भाई। लो जी, एंडिंग हो गई है तुम्हारी आज चैप्टर की। कुछ बचा नहीं, हमने लाइन टू लाइन सब कर लिया इसके अंदर, कुछ एक्स्ट्रा पॉसिबल था वो कर लिया। अब कल हम ना बायोमोलिक्यूल शुरू कर लेंगे, और हाफ हाफ कर लेंगे, क्योंकि हमें फिर आधा घंटा डाउट सेशन तो मिलेगा ना छुट्टी के बाद, क्योंकि कल 11वीं वालों का है, फिर छुट्टी है, फिर सेशन, तो फिर उस आधे घंटा फिर हमारा ना खराब हो जाएगा। तो हम उसमें ना 20 एक मिनट कर लेंगे, 40 मिनट बायोमोलिक्यूल पढ़ लेंगे, और परसों वाले में ना आधा घंटा, तो 50 मिनट हो जाएंगे हमारे पास। 20 मिनट कल के, 30 मिनट परसों के अगले दिन के। चैप्टर आपका खत्म है, इसकी रीडिंग कर लो प्रॉपर। फिर उसके बाद एक बार और क्वेश्चन को देखो। आरपीएस में एक बार फिर पूछ लूंगा आपसे कि पांचों आरपीएस में कोई डाउट है क्या, छठी करनी है आपने, और बुक का 1 नंबर से ही पूछ लूंगा आपसे वापस, ठीक है? आज की क्लास पर एंड कर रहे हैं हम लोग ना। चलो, 2 मिनट है अभी क्लास के ना, ठीक है? ओके बाय।